खुशामदीद कहता हूँ। हमारी कायनात एक पॉडकास्ट है जो मैं उमैर आसिम डॉक्टर सलमान हमीद के साथ रेगुलर करेंगे। इस पॉडकास्ट का जो मकसद है वो ये है कि एस्ट्रोनॉमी की लेटेस्ट न्यूज़ और उसके बारे में कुछ डिटेल उर्दू में अवेलेबल हो सबको जो भी एस्ट्रोनॉमी में दिलचस्पी रखते हैं। थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन, क्योंकि ये पहली है, मेरा नाम उमैर आसिम है और लाहौर में एक बड़ा एक्टिव ग्रुप लाहौर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी में एक मेंबर के तौर पे मैं काम करता हूँ। मेरी यहाँ लाहौर में एक ऑब्जर्वेटरी भी है जिसमें कुछ टेलीस्कोप्स हैं और जिनको हम पब्लिक सेशंस के लिए भी यूज़ करते हैं। डॉक्टर सलमान हमीद का ताल्लुक़ ऑब्वियसली पाकिस्तान से है। कराची में पैदा हुए और फिर अपनी एजुकेशन के लिए अमेरिका चले गए और फिर से वहीं हैं और चक्कर लगाते रहते हैं। हैम्पशायर कॉलेज में पढ़ाते हैं और इनकी पीएचडी एस्ट्रोनॉमी में थी। मेरा इनके साथ बड़ा तवील दोस्ताना है, अरसा को 20 साल हो गए। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर सलमान हमीद का। वेलकम डॉक्टर सलमान हमीद। शुक्रिया। और ऐसा था कि ये हमारी ख्वाहिश थी डॉक्टर सलमान हमीद की और मेरी कि हम पॉडकास्ट सर्विस शुरू करें। ये काफ़ी अरसे से हम इस पर सोच रहे थे। जिसको एस्ट्रोनॉमी का नहीं पता, जिसको साइंस का बैकग्राउंड नहीं है, जिसके पास टेलीस्कोप्स नहीं है, लेकिन उसको सितारों के बारे में, कायनात के बारे में जानने का शौक़ है, वो हमारी बातों को बड़ी बासानी समझ सकेगा। अभी पिछले दिनों एक लेटेस्ट न्यूज़ आई थी पिछले हफ्ते, और वो लेटेस्ट न्यूज़ ये थी कि 8 एक्सोप्लैनेट्स दरियाफ्त किए गए इकट्ठे। और मैं ये चाहूँगा कि डॉक्टर सलमान हमीद से इसी ख़बर के हवाले से मैं गुफ्तगू करूँ। तो डॉक्टर सलमान हमीद, आपने ये ख़बर देखी एक्सोप्लैनेट्स की कि वो 8 डिस्कवर हुए, तो आप सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये एक्सोप्लैनेट क्या भला है, ये क्या शय है? ठीक है, तो पहली बात तो है कि शुक्रिया, ये फाइनली हम मेरा ख्याल कई सालों से बात कर रहे हैं इस किस्म के पॉडकास्ट की, तो आखिरकार हमारी कायनात जो है वो शुरू हुई। तो एक्सोप्लैनेट की कहानी भी कुछ इसी तरह से है कि तो हमारे अपने जो प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में, आप शुरू करें मरक्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, वो सारे जो हैं प्लैनेट्स यहाँ पर हमारे सोलर सिस्टम के हमें मालूम है कि वो यहाँ पर मौजूद हैं। मगर बहुत अरसे से एस्ट्रोनॉमर्स को थियोरेटिकली तो पता था कि दूसरे सितारों के पास और प्लैनेट्स मौजूद होंगे। कोई वजह नहीं है कि हमारा सूरज जो एक बिल्कुल एक एवरेज स्टार है हमारी अपनी गैलेक्सी में, और हमारी गैलेक्सी में है तकरीबन 200 बिलियन स्टार्स, ठीक है, तो बहुत सारे, मिलियन भी नहीं बल्कि बिलियन। तो सवाल ये था कि और सितारों के पास सैयारे मौजूद हैं या नहीं। अब सैयारों को दरियाफ्त करना बहुत मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि जो सूरज के जो करीबी सितारे हैं उनकी रोशनी इतनी ज़्यादा होती है और प्लैनेट्स जो हैं वो सिर्फ लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो उन सितारों के बिल्कुल करीब अगर कोई सैयारा मौजूद है उसको दरियाफ्त करना मुश्किल है, क्योंकि वो उस सूरज की ग्लेयर में है। तो एक मिसाल इस किस्म की होगी, यार अगर आप वहाँ पर लाहौर में बैठे हुए हैं और मेरी जो एक बचपन की एक वो याद है वो ये है कि मैं तो कराची से ज़्यादा था, कराची में तो ज़्यादा जुगनू होते नहीं, लेकिन मुझे लाहौर के मुझे जुगनू याद है। तो अगर आप सोचेंगे फ्लड लाइट है, ठीक है, और फ्लड लाइट के बिल्कुल बराबर में जुगनू है। अगर आप तलाश करेंगे, अगर आप जुगनू की तलाश में हैं, मगर अगर आप फ्लड लाइट को देखेंगे तो आपको सिर्फ फ्लड लाइट की रोशनी नजर आएगी। जो जुगनू की रोशनी है वो ओवरवेल्म हो जाएगी क्योंकि वो इतनी ज्यादा लाइट नहीं है। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि जुगनू मौजूद नहीं है, ठीक है, इसका सिर्फ मतलब ये है कि वो ओवरवेल्म हो रही है फ्लड लाइट की वजह से। ठीक है। एक इसी किस्म की प्रॉब्लम थी कि जब आप प्लैनेट्स को तलाश कर रहे हैं, सैयारों को, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ब्राइट सितारों के बराबर में है, ठीक है, तो वो सैयारे नजर नहीं आते। तो एस्ट्रोनॉमर्स को ये पता था कि सैयारे होने तो चाहिए। हमारा सूरज जो है उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम कहेंगे कि ये इतनी खास चीज है कि सिर्फ प्लैनेट्स इसके बराबर में होंगे, ऐसा तो नहीं था। लेकिन
प्लैनेट्स को तलाश करना बहुत मुश्किल था। तो ये ज्यादा पुरानी बात नहीं, बल्कि सिर्फ मिड 1990s की बात है कि एस्ट्रोनॉमर्स ने प्लैनेट्स को डिस्कवर करना शुरू किया जो दूसरे सितारों के पास। आई थिंक 95 या 96 में पहली अनाउंसमेंट आई थी, और अब तकरीबन आप समझ लें तकरीबन 20 साल के बाद, ठीक है, 20 साल पहले तक हमारे पास एक भी कंफर्म सैयारा दूसरे सितारों के गिर्द मौजूद जो था कंफर्म नहीं था। आज की बात है, आज ही, क्योंकि मैंने अभी चेक किया, यहाँ पे एक दो वेबसाइट्स हैं, मैं उनके नाम बता दूंगा। एक है प्लैनेट क्वेस्ट के नाम से एक वर्ड है, प्लैनेट क्वेस्ट आई थिंक .org, और दूसरी है exoplanets.org, ये .com, इन दोनों में से आप ट्राई करने। वो आपको हर रोज की टैली बताते हैं कि कितने प्लैनेट्स हमने डिस्कवर किए। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि जब आपने सवाल पूछा कि एक्सोप्लैनेट क्या है, एक्सोप्लैनेट सिर्फ एक फैंसी नाम है, ठीक है, जो सैयारे दूसरे सितारों के गिर्द घूम रहे हैं हमारे सूरज के गिर्द नहीं। ठीक है, कितने हैं तो मैंने चेक किया, ये थोड़ा सा नंबर्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, दोनों साइट्स जो हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट देखती हैं, लेकिन मैं आपको नंबर देता हूँ प्लैनेट क्वेस्ट का। 4,994 प्लैनेट्स जो हैं वो डिस्कवर हुए हैं। तो 5,000 हमारे सोलर सिस्टम में जो है वो 9 प्लैनेट्स हैं। मैं प्लूटो को प्लैनेट काउंट करता हूं। 9 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। आप जज्बाती हैं प्लूटो के लिए। मैं जज्बाती हूं। 5,000 प्लैनेट्स जो हैं वो गालिबन दरियाफ्त हुए हैं। उसमें से ये एक टेक्निकल चीज है कि क्यों उसमें टाइम लगता है, उसमें से तकरीबन 1795 ठीक है कंफर्म्ड है। ठीक है, और उसमें मसला ये होता है कि आप डिटेक्ट करते हैं प्लैनेट, मगर उसमें आपको कंफर्म करना होता है कि जो आपने दरियाफ्त किया है वो क्या स्टार की प्रॉपर्टी थी या कुछ और चीज थी। वो मुख्तलिफ टेक्निकल चीजें, हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन तकरीबन 1800 प्लैनेट जो हैं वो कंफर्म है। ठीक है, 5,000 में से जो कैंडिडेट्स हैं, तो ये एक्सो प्लैनेट्स हैं। अब ये जो खबर आई 2-3 दिन पहले ही 8 प्लैनेट्स की, वो खबर इसलिए बनी क्योंकि वो प्लैनेट्स जो हैं वो तकरीबन जमीन के साइज जैसे हैं। और ये एक बड़ी बात है कि अभी तक जो शुरू में जो प्लैनेट्स दरियाफ्त होना शुरू हुए थे वो बहुत बड़े बड़े थे, जुपिटर से भी कहीं ज्यादा बड़े। तो अब एक तरह से आप समझ लें कि इंसान जो है वो थोड़ा सेल्फिश होता है, मतलब कि यार हम क्या केयर करेंगे प्लैनेट्स और किस्म के हैं कि नहीं, हमें ये चाहिए कि ऐसे प्लैनेट्स जो जमीन जैसे हों। क्यों? क्योंकि अगर एक तरह से हमारी जो एक बड़ी सर्च है, एक बड़ा सवाल है, वो ये कि क्या कायनात में कहीं और जिंदगी है या नहीं। और ऑफ कोर्स एक दूसरा सवाल आता है कि वो जो किसी और वक्त हम इस चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्या इंटेलिजेंट लाइफ कहीं और है या नहीं। ठीक है, और वो फिर बहुत सारे चीजों में आते हैं, इंटेलिजेंट का क्या मतलब है और ये सब। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपकी बात काटूंगा। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, दूरबीन तो कब से बन गई, 400 साल से, और आपने ये बताया कि प्लैनेट को किसी दूसरे सूरज या सितारे के पास देखना दुश्वार है। ये जितने सितारे हमें आसमान पे नज़र आते हैं ये सब के सब सूरज हैं और बहुत दूर हैं, इसलिए सितारे नज़र आते हैं। तो ऐसी वो क्या जादुई टेक्निक है कि जो अभी मिड 90s में 95 में वो अचानक इनके हाथ लग गई और इतने सालों की दूरबीन से वो नहीं देख पाए। तो ये मिलना कैसे शुरू हुए? हाँ, तो ये बल्कि मैं तो चाहूँगा आप मुझे ये भी बताएं, अगर प्लूटो सैयारा है, हाँ, तो प्लूटो से बाहर कोई सैयारा क्या मिला, और उसके हम अपने निज़ाम शमसी में मज़ीद सैयारों के लिए हमने कोई काविश की? हाँ, तो हमारे अपने निज़ाम शमसी में तो तलाश करने की कोशिश की है। और देखो, प्लूटो का मसला जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। प्लूटो इसलिए कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि प्लूटो एक ऑड बॉल प्लैनेट है। अच्छा, अगर हम हमारे जो सोलर सिस्टम है बड़ा नीटली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि छोटे प्लैनेट्स जो हैं वो रॉकी हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्टून जो वो गैसेस हैं वो बड़े हैं। ठीक है। प्लूटो जो है वो गैसियस नहीं है, मगर वो छोटा है, मगर बहुत दूर है। ठीक है, ठीक है।
तो सवाल, तो मसला प्लूटो के साथ ये आता है कि प्लूटो तो है क्या। असल में उसकी जो डिमोशन हुई एक तरह से, या वो ये है कि बाहर प्लूटो के पास और प्लूटो के आगे बहुत सारे कॉमेट्स हैं, ठीक है। अच्छा। और कॉमेट्स जो सितारे। वो रॉक और आइस के वो बने हुए हैं, वो तो बिलियंस ऑफ कॉमेट्स वहां पर मौजूद है। अब सवाल ये कि एक तरह से देखने का ये कि प्लूटो जो है वो बहुत बड़ा सारा कॉमेट है कि आप उसको इस तरह से भी देख सकते हैं, और उसको वो माइनर प्लैनेट्स कहते हैं। तो प्लूटो की साइज की चीजें जो है लोग ना बहुत तलाश करने की कोशिश की कि और प्लैनेट्स हैं या नहीं है, मगर और इस किस्म के ऑब्जेक्ट्स, इनको अब हम माइनर प्लैनेट कहते हैं, वो कॉम्परेबल साइज के मिले हैं। अच्छा, लेकिन ये जो बाहर दूसरे निज़ाम शमसियों के पास जो सैयारे हैं, उसका जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि मिड 90s में क्यों मिलना शुरू हुआ और पहले क्यों नहीं मिले थे, टेलीस्कोप से बड़ी बड़ी पहले भी मौजूद थी, और क्या ये बहुत ही बड़ी टेलीस्कोप बन गई जिसकी वजह से हमें तलाश करना शुरू किया? एक्चुअली नहीं, ये एक्चुअली कनेक्टेड है टेक्निक से। तो जो सबसे पहले सोलर, ये जो एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट मिलना शुरू हुए थे, वो मिलना शुरू हुए थे, एक चीज कहते हैं उसको वॉबल मेथड, ठीक है, ये अनऑफिशियल नेम है वॉबल मेथड। क्या है? हम अभी भी विद वेरी फ्यू एक्सेप्शंस एक्चुअल सैयारों की तस्वीर नहीं ले रहे। हमारा ख्याल ये होता है कि जब हम डिटेक्शन की बात करते हैं हम एक्चुअल सैयारों को देख रहे हैं, एक्चुअली नहीं, हम उनको इनडायरेक्टली डिटेक्ट कर रहे हैं। किस तरह से? तो जो शुरू वाला जो मेथड था, जो वॉबल मेथड है, जो सबसे पहले जो सैयारे दरियाफ्त हुए, वो दरियाफ्त इस हिसाब से हुए कि हम सैयारे को नहीं देख रहे बल्कि सितारे को देख रहे हैं, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से प्लैनेट्स, हालांकि प्लैनेट्स की बहुत छोटी सी, जमीन जो है वह सूरज के गिर्द घूम रहा है, जुपिटर सूरज के गिर्द घूम रहा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन असल में वो सूरज के गिर्द नहीं बल्कि एक चीज कहलाती है सेंटर ऑफ मास, उसके गिर्द घूम रहे हैं। अच्छा, सूरज भी घूम रहा है, सूरज अपनी जगह पर नहीं है बल्कि सूरज भी घूम रहा है सेंटर ऑफ मास। एक तो सूरज अपने महवर के गिर्द घूम रहा है, एक्सिस के गिर्द, वो तो रोटेशन है, वो रोटेशन है, लेकिन वो एक्चुअली मूव भी कर रहा है सेंटर ऑफ मास में। लेकिन हमारे अपने सोलर सिस्टम में, हमारे सोलर सिस्टम में ज्यादातर मास जो है वो सूरज के अंदर है, ठीक है। तो जो सेंटर ऑफ मास है वो सूरज के बाहर के हिस्से में है, मगर सूरज के अंदर ही है, ठीक है, सूरज के सेंटर में नहीं है, ठीक है, सूरज के बाहर के हिस्से में। तो सूरज जो है वो छोटा सा हल्का सा वॉबल करता है, ठीक है, ठीक है, और जमीन, जुपिटर, मार्स, सारे जो प्लैनेट्स हैं वो सेंटर ऑफ मास के इर्द घूम रहे हैं, ठीक है, ठीक है, मगर सूरज भी हल्का सा घूम रहा है। लेकिन ये जो घूम रहा है वो जुपिटर, सैटर्न और इन सब की ग्रेविटी की वजह से, हल्की सी रोटेशन। अच्छा, अब अगर आपके पास बड़ा सैयारा मौजूद है, जुपिटर से बड़ा, उसकी वजह से मास जो है वो थोड़ा ज्यादा होगा और सूरज जो है वो थोड़ा ज्यादा घूमेगा, ठीक है। तो जो एस्ट्रोनॉमर्स ने मिड 90s में डिटेक्ट किया वो सैयारे डायरेक्टली नहीं बल्कि सितारों की मोशन, कि वो ये वॉबल डिटेक्ट कर सकते हैं या नहीं। अच्छा, तो उन्होंने सिर्फ ये वॉबल डिटेक्ट, ठीक है, तो उससे वो फिर मॉडल करते हैं कि अच्छा ये किस किस्म के सैयारों की वजह से ये वॉबल मौजूद है। तो शुरू के जो क्योंकि उसकी कोई वजह नहीं है कि एक सूरज बगैर किसी एक्सटर्नल मैस के ऐसे घूम रहा हो। बिल्कुल, तो उसकी अगर वो घूम रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो कोई चीज उसको घुमा रही है, और ये भी हो सकता है कि कोई और सितारा मौजूद हो, और वो एस्ट्रोनॉमी के लिहाज से बाइनरी स्टार्स होते हैं, सो वी कैन एक्चुअली सी बाइनरी स्टार्स वो किस तरह। बाइनरी स्टार्स के दो सूरज हैं और वो दो सूरज एक दूसरे के इर्द-गिर्द घूम रहे हैं, तो वो दोनों जो है सेंटर ऑफ मास के इर्द घूम रहे हैं, मगर आपको फिर दूसरा सितारा नजर आएगा। लेकिन अगर आपको सूरज हिलता हुआ नजर आ रहा है हल्का सा, ठीक है, मगर साथ में कोई और चीज नजर नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये है कि वो सैयारों की वजह से घूम रहा होगा। ठीक हो गया, ठीक है। तो वो टेक्निक जो है वो वॉबल मेथड, उसके जरिए शुरू के बहुत सारे सैयारे दरियाफ्त हुए, और वो कुछ वजूहात हैं कि वो बड़े सैयारे थे, जिसकी एक तो यह है कि क्योंकि बड़े सैयारों की वजह से बड़ा वॉबल होता है और वो सूरज के करीब थे, ठीक है, इस वजह से वो बहुत सारे दरियाफ्त हुए। लेकिन अब जो बहुत सारे सैयारे दरियाफ्त हुए हैं, इंक्लूडिंग जो अभी हमने बात की 8 की, वो दरियाफ्त हुए हैं केपलर स्पेस टेलीस्कोप से। अच्छा। और वो तरीका, वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है, उसको कहते हैं इक्लिप्स मेथड। तो जिस तरह हम सोलर एक्लिप्स होता है, लूनर एक्लिप्स होता है, इसमें वो ये कर रहे हैं कि वो सितारों को देखते हैं,
टेलीस्कोप जो है वो खाली सितारे को देख रही है और देख रही है कि सितारे की ब्राइटनेस जो है वो कम होगी कि नहीं, कम होगी कि नहीं। क्यों कम होगी? अगर एक सैयारा है और वो सूरज के आगे आया तो उसने लाइट ब्लॉक कर दी सूरज की, तो लाइट जो है सूरज की वो कम हो जाएगी और फिर वो दोबारा से बढ़ गई। अच्छा, इसमें थोड़ी सी ट्रिकी पार्ट ये होता है जो कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि कई दफा जो है वो एक होते हैं वेरिएबल स्टार्स, कुछ फिजिकल मैकेनिज्म्स होते हैं जिसकी वजह से सितारों की अपनी रोशनी जो है कम और ज्यादा होती है। तो उसमें आपको चेक करना होता है कि अगर सैयारा एक दफा आगे से गया तो कुछ सालों के बाद या कुछ दिनों के बाद, डिपेंड करता है कि क्या उसका ऑर्बिट है, वो दोबारा से जाएगा। तो आपको ये कंफर्म करना होता है कि वो वाकई सैयारा था जिसकी वजह से सूरज की रोशनी कम हुई या सूरज की अपनी कोई प्रॉपर्टी थी। तो उसके हिसाब से अगेन लोगों को काफी इन चीजों का पता है, और जब वो सैयारा आगे से जाता है तो आपको उस सैयारे का साइज भी पता चल जाता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि वो कितनी लाइट कम या ज्यादा कर रहा है। ठीक है, एक्चुअली बड़ा पावरफुल मेथड है। सिर्फ इसमें एक शॉर्टकमिंग ये है जो आप इस कॉन्फ़िगरेशन से देख सकते हैं कि इसमें कॉन्फ़िगरेशन में आपकी अलाइनमेंट होनी जरूरी है कि आप सैयारे को और या उस सोलर सिस्टम को आप एज ऑन देख रहे हैं, ताकि वो सैयारा सामने से नजर आ सके। सैयारा यूं आपको नजर आ रहा है तो आपको उसकी सूरज की रोशनी कम होती हुई नजर नहीं आएगी। ठीक है, वो सिर्फ आपको उस सूरत में नजर आएगी कि अगर वो उसके आगे से, हमारी ओरिएंटेशन ऐसी है कि हम सैयारे को देख रहे हैं कि वो सूरज के आगे दे। तो ये 8 सैयारे इस तरह मिले, ये 8 सैयारे इस तरह से मिले हैं, और ये तकरीबन केपलर से ये क्या किसी एक ही स्टार, एक ही सूरज के गिर्द 8 सैयारे? नहीं, ये मुख्तलिफ सितारों की गिर्द हैं। कई मल्टीपल सिस्टम्स मौजूद हैं, और मगर ये 8 जो हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, और इसमें से मिसाल के तौर पे, और ये सूरज जैसे सितारों की गिर्द भी नहीं है, ये थोड़े से सूरज से जो छोटा सितारा है, जो डुआर्फ्स कहलाते हैं, रेड डुआर्फ्स एक तरह से, ये उनके गिर्द ये घूम रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि ज़मीन से मिलते जुलते, तो ज़मीन से मिलते जुलते से क्या, ये कैसे पता चला कि वो साइज़ में ऐसे हैं कि वो हैं भी ज़मीन जैसे? हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर वो ज़मीन से मिलते जुलते हैं? तो एक तो ये है कि ज़मीन जैसा साइज़ तलाश करना, ठीक है, तो वो तो हम पता कर सकते हैं कि उसका साइज़ क्या है। फिर अभी रिसेंटली और स्टडीज आई हैं जिसमें वो उसकी डेंसिटी भी पता कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास अगर आपको उसका मास पता हो कि कितना मास मौजूद है और आपको उसका साइज पता हो तो आपको डेंसिटी पता चल जाती है। ठीक है, अगर आपको डेंसिटी पता चल गई तो क्या, अगर जमीन जैसी डेंसिटी है इसका मतलब यह है कि वो गालिबन रॉकी प्लैनेट्स। मेन चीज ये है कि या तो रॉकी है या वो गैसियस है। अच्छा, अगर गैसियस हैं, जो बड़े बड़े प्लैनेट्स होते हैं जुपिटर सैटर्न, तो उसमें भी अगेन हमारा इंटरेस्ट ये है कि वो लाइफ के लिए अगर तलाश कर रहे हैं तो हमें रॉकी प्लैनेट चाहिए, क्योंकि गालिबन उसमें शायद उसके ऊपर पानी लिक्विड फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, ठीक है, और लेकिन अगर गैसियस हैं तो उसमें फिर वो तो वहां पे पानी नहीं हो सकता। आई मीन जहां तक हमारा ख्याल है, अगेन अभी हम उसकी तलाश कर रहे हैं कि जो लाइफ हमारी जैसी। तो दूसरी चीज ये होती है कि वो जमीन जैसे, उसमें दूसरा सवाल ये है कि वो कितनी दूर हैं अपने सूरज से, और उसमें ये सवाल आता है। तो ये जो 8 प्लैनेट्स दरियाफ्त हुए हैं उसमें ये है कि वो एक गोल्डीलॉक जोन में है, और गोल्डीलॉक जोन, गोल्डीलॉक की जो कहानी है उससे है कि अगर कोई सैयारा अपने सूरज के ज्यादा करीब है तो इसका मतलब यह है कि उसमें पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा, वो गैसियस फॉर्म में होगा। अगर गर्मी की वजह से, क्या चीज, सूरज की गर्मी ज्यादा वहां पे होगी, रोशनी ज्यादा होगी, गर्मी ज्यादा होगी। और अगर ज्यादा दूर है तो वो जो पानी है वो बर्फ की फॉर्म में होगा, तो वो भी ठीक नहीं। तो गोल्डीलॉक ये है कि जब बिल्कुल फर्स्ट क्लास जबरदस्त पानी लिक्विड फॉर्म में हो सकता है तो वो एक कहलाता है गोल्डीलॉक जोन या हैबिटेबल जोन। ठीक है, तो ये जो 8 सैयारे हैं, ये सब के सब जो है वो गोल्डीलॉक जोन में है। अच्छा। इसका मतलब ये कि अब हमें ये नहीं पता कि उसमें पानी है या नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि वो उनका डिस्टेंस अपने सैयारे से ऐसा है कि अगर वहां पर पानी मौजूद है तो वो लिक्विड फॉर्म में होगा, और अगर लिक्विड फॉर्म में तो हो सकता है लाइफ हो। तो ये टेंटलाइजिंग चीजें, मगर हमें बाकी चीजें भी मालूम नहीं कि वहां पर लाइफ है या नहीं है, वहां पर पानी एक्चुअली में मौजूद है या नहीं है, मगर हमें ये पता है डिस्टेंस और कंपोजिशन से कि पानी वहां पर हो सकता है, और अगर होगा वहां पर पानी तो वो लिक्विड फॉर्म में होगा, सरफेस पे। तो मैं उसकी एक मिसाल देता हूं। तो एक है केपलर 186F,
इसका मतलब ये है कि ये केपलर 186f ये एक सिस्टम है, एक 186 सिस्टम जो केपलर टेलीस्कोप ने डिस्कवर किया। ये एक्चुअली पिछले साल की बात है, अबाउट अप्रैल मई की 2014 में। और उसमें जो सैयारा जो उनको मिला है वो एक गोल्डीलॉक्स जोन में है और वो जमीन जैसा है, मगर उसमें और 4 सैयारे और हैं। सोलर सिस्टम पूरा मौजूद है, 5 सैयारों का सोलर सिस्टम है उसमें। अच्छा। और वो हमसे तकरीबन 500 लाइट ईयर के फासले पर है, तो ज़्यादा करीब नहीं है। लाइट को जो है वो 500 साल लग रहे हैं जाने में। मगर वो एक इंटरेस्टिंग सिस्टम है जहाँ पर सोलर सिस्टम पूरा मौजूद है और वो सैयारे भी हो सकते हैं। उसका सूरज किस तरह का है? हमारे सूरज जैसा है? नहीं, तो कुछ सैयारे और बहुत सारे सैयारे जो मिले हैं वो तो हमारे जैसे सूरज के पास हैं। अच्छा। लेकिन ये जिस तरह 186f है, ठीक है, उसका जो सूरज है वो हमारे सूरज से छोटा है। ठीक है। नाउ ये एक हमें भी, एस्ट्रोनॉमर्स को भी ये पता नहीं है कि ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है लाइफ के हिसाब से। ठीक है। अच्छी चीज़ ये है कि हमारी जो गैलेक्सी में ज़्यादातर सितारे हैं 70-80% वो सूरज से छोटे हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये यानी कि तो ये ज़्यादा अबंडेंट हैं, मौजूद बहुत सारे हैं। जो बुरी चीज़ हो सकती है वो ये है कि अगर आपको लिक्विड वाटर चाहिए तो उसके लिए आपको सूरज के करीब होना पड़ेगा। ठीक है। ज़मीन जो है वो तकरीबन समझ लें 150 मिलियन किलोमीटर के फासले पर है सूरज से। ठीक है। अगर आप वहाँ, और हमारे यहाँ लिक्विड वाटर हो सकता है, ये हैबिटेबल जोन में है। ठीक है। लेकिन अगर वो सूरज जो है वो हमारे सूरज से छोटा हो तो उसकी ब्राइटनेस कम होगी, तो लिक्विड वाटर के लिए आपको उसके थोड़ा करीब होना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। तो ये जो 186f है वो तकरीबन 1 साल जो है उसका वो तकरीबन 130 दिन लगते हैं उसको अपने सितारे के गिर्द घूमने में। अच्छा। हमारी जिस तरह हमारी जो जमीन है वो 365 दिन देती है। ठीक है। ये 130 दिन लेते हैं। ठीक है। और मैं ये बता रहा हूँ कि ये एक अनयूजुअल चीज, नॉट अनयूजुअल, मगर इसमें एक चीज है कि वो जो बाकी सैयारे हैं इस सोलर सिस्टम में, वो एक 4 दिन लेता है, एक 7 दिन लेता है, एक 13 और एक 22 दिन। तो वो अपने सूरज के बिल्कुल करीब करीब है। हाँ। तो वहां पर तो लाइफ हो नहीं सकती, वो बहुत गर्म। ठीक है। लेकिन ये जो है 186f, BCD और E नहीं बल्कि F, ठीक है, वो 130 दिन लेता है और वो इतने फासले पर है कि वहां पर पानी लिक्विड फॉर्म में हो सकता है। ठीक है। ठीक है। तो आप क्या समझते हैं कि ये बात कैसे पता लग सकती है? कोई ऐसी साइंसी टेक्निक अभी है हमारे पास कि हम किसी और सैयारे जो हमारे निज़ाम शमसी का नहीं है उसकी सतह पर हम पानी डिटेक्ट कर लें कि वो लिक्विड है? ऐसा कुछ है कि मुस्तकबिल करीब में? बड़ा मुश्किल है उसका। आपको प्लैनेट की पहली बात तो तस्वीर लेनी है, लेकिन हम ज़्यादा उसमें जो चांस है वो ये है कि हम उसका एटमॉस्फेयर डिटेक्ट कर सकें। उसके प्लैनेट के ऊपर जो है कि किस किस्म की गैसेस मौजूद हैं। अच्छा। लोग मॉडल कर रहे हैं कि किस किस्म से हम तलाश कर सकते हैं कि पानी वहाँ पर लिक्विड फॉर्म में है या नहीं है, मगर हमारे अपने सोलर सिस्टम में, हमारे अपने निज़ाम शमसी में इट्स अ प्रीटी हार्ड प्रॉब्लम। कि जिस तरह टाइटन, हमें पता था कि टाइटन जो है वो सैटर्न का मून है, ठीक है, मगर उसमें बहुत डिफिकल्ट है कि उसमें नीचे क्या हो रहा है, क्योंकि उसमें जो है वो गैसेस उसके ऊपर मौजूद है, एटमॉस्फेयर। ठीक है। एक तरीका है और वो ये है कि जो पानी तो नहीं मगर लाइफ के बारे में हमें शायद बता सकें, और वो ये है कि अगर हम एटमॉस्फेयर डिटेक्ट कर सकें, यानी कि अगर हम सैयारे की नहीं बल्कि सैयारे की अगर हम तस्वीर ले सकें, उसका मतलब ये होगा कि हम उसका स्पेक्ट्रम ले सकते हैं। मतलब ये कि हम वो जो सैयारा है उसकी लाइट को हम देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन है, क्या चीज़ें मौजूद हैं। अभी जो है उसके लिए हमें एक्चुअल सैयारे की तस्वीर लेना ज़रूरी है। अगर हमें ये पता चलता है कि सैयारे के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मौजूद है, इसका मतलब ये होगा कि अभी हमारा ख्याल ये है कि वहाँ पर जिंदगी मौजूद है। इसकी वजह यह है कि हमारा अपना जो एटमॉस्फेयर है, हमारी अपनी ज़मीन का, उसमें जो ऑक्सीजन है, ज़्यादातर तो नाइट्रोजन है पैदा हुआ है, ऑक्सीजन एक्चुअली बहुत थोड़ी है हमारे एटमॉस्फेयर में, लेकिन जो ऑक्सीजन मौजूद है वो लाइफ की वजह से है।
जो ज़मीन जब हमारी शुरू हुई तो वो एक्चुअली उसमें एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं थी, मगर अब ऑक्सीजन मौजूद है, और वो जो प्लांट्स थे शुरू के, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं उनको, उसने ऑक्सीजन प्रोवाइड की, और अब हमारी जैसी लाइफ फॉर्म जो है वो ऑक्सीजन के बगैर नहीं जिंदा रह सकती। लेकिन एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन इतनी सारी, वो सिर्फ लाइफ की वजह से। तो उस हिसाब से ऑक्सीजन की डिटेक्शन जो है वो एक सेंट्रल हो जाती है कि अगर हमें ऑक्सीजन डिटेक्ट किया किसी और सैयारे में, उसके एटमॉस्फेयर में, इसका मतलब ये होगा कि वहां पर जिंदगी मौजूद है। ठीक है। और अगर जिंदगी मौजूद है तो अगेन हमारी असम्पशंस के हिसाब से वहां पर पानी भी मौजूद होगा। तो वो नेक्स्ट स्टेप है, वो अब जो टेलीस्कोप्स हैं वो उसकी कोशिश करेंगे। मगर उम्मीद है कि हम इस टॉपिक के ऊपर कि वहां पर जिंदगी हो सकती है या नहीं हो सकती, क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए और बहुत सारी चीजें, वो हम अगले एपिसोड्स पे भी, अगली किस्तों में भी उसके सिलसिले में बात करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और मुझे भी ये लग रहा है कि बहुत सारे सवालात मेरे ज़हन में हैं, और मैं बेवक्त की कमी की वजह से ये चाहूँगा कि इसको हम पार्ट 2 में डिस्कस करें। जो बात अभी सामने आई वो ये सामने आई कि ये मुमकिन है कि हम ज़िंदगी की तलाश कर सकें ऐसे सैयारों पर भी जो हमारे सूरज के गिर्द नहीं घूम रहे। और इसकी अब क्या तफासील हैं, ये कैसे होता है, मैं आपसे ये सब जानना चाहूँगा, और वो फिर हम इंशाल्लाह ताला सेकंड प्रोग्राम में करेंगे। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान हमीद, आपने टाइम निकाला, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। बहुत शुक्रिया।